बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लांट के बारे में देख लिया था और प्लांट के हार्मोन, उनके ग्रोथ, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी, राइट। आज हमारे पास जो हमें चीज़ें देखनी हैं वो किससे रिलेटेड होंगी? हमारी सारी एनिमल के ग्रोथ से, बेसिकली एनिमल्स के हार्मोन से। अब अगर मैं बात करूँगा एनिमल के हार्मोन, तो बेटा एनिमल के हार्मोन्स जनरली जो होते हैं वो क्या होते हैं? पहली बात अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ अ हार्मोन, हार्मोन क्या है बेटा? तो एक ऐसा केमिकल जो कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है और यूटिलाइज करता है हमारा ब्लड। तो अ केमिकल मैसेंजर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इन ट्रेस अमाउंट विच इज यूटिलाइज्ड बाय ब्लड। याद रहे जनरली सारा हार्मोन हमारा ब्लड में जाता है जनरली, लेकिन कुछ हार्मोन ऐसे भी होते हैं जो हमारे पास डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाते। अब एक्चुअल में जो हमारे ब्लड में हार्मोन जाते हैं तो ये कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ। हमारे पास दो टाइप के ग्लैंड होते हैं और उन्हीं ग्लैंड से हमारा जो हार्मोन है वो, जैसे एक प्रॉपर एक बक्सा है, अब उस बक्से के थ्रू हमें जैसे टैप है ना, अब आप पानी डाल रहे हो, टैप खोलोगे तो ये तो पानी आएगा। तो अब ये टैप वाला जो सिस्टम है ना, ये हो गया कि हमारे पास इस मटके का पानी अगर चाहिए तो आपको टैप के थ्रू मिलेगा, है ना, डायरेक्ट मटके से तो पानी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा जो कहानी है इसमें आपके पास डक्ट होती है, ये हमारे पास होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हमारे पास ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनके अंदर क्या होती है, डक्ट होती है, और ये अपना सिक्रीशन विद द हेल्प ऑफ डक्ट देते हैं, यानी कि डायरेक्टली अपना सिक्रीशन कहाँ डालते नहीं है, ब्लड में नहीं डालते। तो जो हमारे पास डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो द ग्लैंड्स विद डक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड, है ना। जैसे कि आपका सलाइवा हो गया, ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। सलाइवा क्या है हमारे पास, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है ना। सलाइवरी ग्लैंड जो है हमारे पास ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि इसके ग्लैंड के नाम अलग अलग होते हैं, उनके डक्ट के नाम अलग अलग होते हैं, जैसे कि वॉल्टन डक्ट्स, रिवेनस डक्ट। नहीं जानना छोड़ दो। नेक्स्ट है आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब होता है ऐसे ग्लैंड्स जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में डाल देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ग्लैंड्स जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में डालते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। समझ में आ गया? अब ये ग्लैंड अपने अपने हार्मोन से डालेंगे ना, और हार्मोन्स क्या है मैंने आपको बता दिया, राइट। अब सुनो ध्यान से बेटा, कुछ ऐसे ग्लैंड्स भी हैं जो हमारे पास अपने पास दोनों चीज़ें रखते हैं, है ना। जैसे कि एंडोक्राइन भी होंगे उसमें, कुछ एक्सोक्राइन भी होंगे। तो ऐसे ग्लैंड को हम लोग कहते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? हेट्रोक्राइन ग्लैंड। और इसका एग्जांपल आपके पास क्या आता है, पैनक्रियाज। हेट्रोक्राइन ग्लैंड यानी कि विच कंटेन बोथ एंडो एंड एक्सो पार्ट। तो इसका जो एग्जांपल आता है बेटा, ये आपको याद करना होता है, कौन सा होता है, पैनक्रियाज, ठीक है। अब अगर मैं एनिमल्स की बात करता हूँ तो जरा ध्यान से समझते हैं, और उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी भी समझा दूंगा। एनसीईआरटी तो मैं हमेशा डील करता ही हूँ एंड में, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दो चार चीज़ें आराम से बता देता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग विद द स्टार्टिंग पार्ट, यहाँ से लेके और जो हमारे पेल्विस रीजन तक के हैं जितने भी हार्मोन हमारे पास आएंगे जो हमारे सिलेबस में हैं, मैं आप लोगों को उनको डील कराने की मदद करता हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो स्टार्ट अगर हम लोग करते हैं बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास जो ह्यूमन का हेड है, सबसे पहले शुरुआत हम लोग यहाँ से करेंगे। ह्यूमन के हेड में यहाँ पर सबसे पहले इस जगह पर आप लोगों को क्या मिलेगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को सबका दादा कहा जाता है, पापा नहीं, पापा का ही पापा। तो मास्टर ऑफ मास्टर्स ग्लैंड किसको बोलेंगे हम लोग सबसे पहले बेटा, हाइपोथैलेमस। अब ये हाइपोथैलेमस क्या काम करेगा, कैसे करेगा, ये मैं सारी चीज़ें आप लोगों को भी बताऊंगा। पहले मैं आप लोगों को सारे बोन की लोकेशन कहाँ पर है, कैसे है, ये समझा देता हूँ, फिर हम लोग आराम से डील करेंगे। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट, हाइपोथैलेमस के थोड़ा सा नीचे यहाँ पर एक कैविटी होती है, बोनी कैविटी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं,
सेला टर्सिका, बताया था मैंने आपको उस दिन भी। और इसके अंदर एक ग्लैंड होती है बेटा, इस ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के साइड में, मतलब यहाँ पे फोर ब्रेन में ही हमारे पास एक और ग्लैंड होता है जिसका नाम क्या होता है, किसी को पता है? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के बारे में सुना है आप लोगों ने? तो वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। कौन सा ग्लैंड बेटा? पीनियल ग्लैंड। ये शायद एनसीईआरटी में है, ऊपर ही दे रखा है। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? आगे चल सकते हैं। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, जो हमारे पास यहाँ पर ये थोरैसिक जोन आएगा, है ना, जहाँ पे हमारे पास ये आएगा साउंड बॉक्स। इस साउंड बॉक्स के पास हमारे पास एक हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा? थायरॉक्सिन हार्मोन है। ग्लैंड कौन सा है? थायराइड ग्लैंड। तो ये जो, ध्यान सुनना, थायराइड ग्लैंड एच शेप्ड ग्लैंड या बटरफ्लाई ग्लैंड भी बोला जाता है। थायराइड ग्लैंड को एच शेप्ड ग्लैंड या बटरफ्लाई ग्लैंड ही बोला जाता है। और थायराइड ग्लैंड वेंट्रल यानी कि फ्रंट वाले पार्ट पे रहता है। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे रहता है बेटा? फ्रंटल वाले पार्ट में। तो थायराइड ग्लैंड की पोजीशन यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये ऐसे फॉलिकल्स होते हैं यहाँ पे कई सारे ऐसे वाले। तो ये जो फॉलिकुलर हैं, ये आपके पास यहाँ पर क्या आता है बेटा? आपका थायराइड ग्लैंड। जब ये आपका थायराइड ग्लैंड होता है तो फ्रंटल वाले पार्ट पे हो गया। अब जो पीछे वाला पार्ट है, ये थायराइड का कौन सा पार्ट हो गया? वेंट्रल पार्ट। अब मैं कौन सा वाले पार्ट पे जाऊंगा? इसके पीछे, ठीक है। तो थायराइड के पीछे, थायराइड के पीछे हमारे पास बेटा, जहां पर ऐसे फॉलिकल तो नहीं मिलेंगे, मैं पीछे है ना, यहाँ पे मैं आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये थायराइड का बैक पार्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि उधर से अगर हम लोग देखेंगे तो उधर से सामने से है फॉलिकल्स, छोटा मास ऑफ टिश्यू जो है आगे की तरफ से, पीछे की तरफ से इतना नहीं दिखता, ठीक है। तो पीछे की तरफ यहाँ से 2 इन ईच लोब हमारे पास ऐसे छोटे छोटे ग्लैंड पाए जाते हैं, इसके जस्ट पीछे, थायराइड ग्लैंड के ही पीछे। और इनका क्या नाम होता है बेटा? पैराथायरॉइड ग्लैंड। कौन से ग्लैंड होते हैं ये? पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक। हाँ, यानी 4, हाँ, यहाँ पे ग्लैंड रहेंगे आपके पैराथायरॉइड ग्लैंड 4 इन नंबर, दे आर 4 इन नंबर, 2 पेयर्स। क्या बेटा? ये पैराथॉर्मोन। मैं कराऊंगा सारा, मैं पहले आपको एक बार लोकेशन बता देता हूँ, फिर आपको सबके फंक्शन सब कुछ करा दूंगा, आप टेंशन ना लो बिल्कुल, ठीक है। फिर उसके बाद बताना मुझे, ठीक है। अच्छा सुनो, अभी यहाँ पर हमारा दिल होता है, दिल से भी कुछ हार्मोन निकलते हैं, उनके बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है, वो आगे का फंक्शन है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक और ग्लैंड रहता है जिसका नाम है थाइमस। वेरी गुड बेटा, शाबाश, नहीं भूल गया था। अच्छा लिखा हुआ है ठीक है, अरे मैं भूल, मतलब हो जाता है कई बार, रिकॉल कर रहा था मैं कौन सा ग्लैंड आता है, कौन सा ग्लैंड आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया थाइमस। उसके बाद आपको पता है नीचे की तरफ चलेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बीन शेप क्या रहती है? हमारी किडनी रहती है। ध्यान सुनना, किडनी के एंटीरियर पोर्शन पे ऊपर की तरफ इस तरीके से 2 यहाँ पर प्रेजेंट क्या रहता है हमारे पास? एड्रिनल ग्लैंड। और अगर इसके नीचे जाएंगे पेल्विस रीजन है बेटा, तो हमारे इस पेल्विस में क्यों जाना है? अभी तो यहाँ पे थोड़ा सा साइड में रहेगा ना पेनक्रियास, यहाँ पे कौन सा ग्लैंड आएगा? पैनक्रियाटिक ग्लैंड, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है सभी को। इसके बाद और नीचे जाएंगे तो हमारे पास कौन सा आएगा? 2 अलग अलग हार्मोन आएंगे बेटा। अब ये डिपेंड करेगा कि आपने जो जेंडर लिया है स्टडी के लिए वो मेल लिया है या फिर फीमेल लिया है। अगर तो आपने मेल लिया है तो स्क्रोटम के अंदर 2 गोले गोले पाए जाते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टिस। और ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा वो हमारे पास कौन सा करेगा बेटा? टेस्टोस्टेरोन। लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोफिन्स। जो टेस्टिस और आपका ओवरी हो गया उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? गोनेडोट्रोफिन्स। ये टेस्टिस हो गए बेटा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा बेटा? फीमेल की ओवरी आएगी, ठीक है। अभी एक साथ कैसे हो जाएगा? मैं बता रहा हूँ ना, मेल होगा तो ये होगा, फीमेल होगा तो ये होगा। ये खामोखा ये सोच रहा है कि सर आज मजाक नहीं कर रहे, सर आज अच्छे मूड में लग रहे हैं, कुछ ही बोल दूं। बताऊं अभी?
दूँ आशीर्वाद हैं? तेरे को नहीं पता कि एक साथ नहीं हो सकते ये? 10वीं क्लास में आगे आज तक तूने अपना सिस्टम नहीं देखा है अंदर का हैं? ये तेरे को पता नहीं है कि तेरे अंदर क्या चीज़ है? बताऊं फिर? आ जाओ यहाँ शुरू कर लेते हैं। एक बार ऊपर सारे हार्मोन गिना देता हूँ। पागल वाली बातें कर रहे हो यार। लड़का और लड़की के अंदर पता है ना बेसिक अंतर क्या होता है? नहीं पता तो रिप्रोडक्शन आने बेटे सारा तमीज से समझाऊंगा तेरे को, टेंशन ना ले। हाँ, जो बायोलॉजिकल पार्ट है वो है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अब ये पूछ रहा है सारे दोनों होते हैं, तेरे अंदर दोनों है? हैं तो बता दे मुझे कौन सा है, पता भी है कौन सा है? मेल। फिर तो बेटा ये जो हमारे पास दोनों रिलेटिव हार्मोन होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये हमारे गोनेड्स, बेसिकली टेस्टिस और ओवरी जो होते हैं उसको गोनेड्स ही बोलते हैं हम लोग। ठीक है, हैं बेटा? बेटा अभी बताऊंगा, मैंने एक भी हार्मोन बताया? मैंने एक भी हार्मोन नहीं बताया ना। अभी रुक जाओ, मैं सारी चीजें बताऊंगा। मैंने अभी आप लोगों को सिर्फ ग्लैंड्स बताए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा मेरी बात। जितने भी हम लोगों के ये हार्मोन होंगे मेजरली, इनको कौन सिक्रीट करेगा? एंडोक्राइन ग्लैंड से, पिट्यूटरी के एक्शन से ही सिक्रीट होंगे। लेकिन फर्दर पिट्यूटरी के एक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा होगा? हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होगा। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा इस बात को कि जो आप लोगों का ह्यूमन बीइंग का ग्रोथ है ये बहुत ही डायरेक्शनल है। सर डायरेक्शनल का क्या मतलब होगा? डायरेक्शनल का मतलब आप ऐसे समझिए कि जो प्लांट्स होते हैं बेटा उसकी कहानी सिंपल सी होती है कि प्लांट में कहीं पर ही पत्ते आ जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए प्लांट से पत्ते आने में। लेकिन अगर मैं एनिमल्स की बात करूंगा तो ऐसा तो नहीं है सर हमारे हाथ यहाँ भी हैं, मुंह से भी हाथ निकल रहे हैं, है ना, यहाँ से कान निकल रहे हैं, या फिर कहीं और से कुछ और भी निकल रहा है तेरा, है ना, कुछ भी हो सकता है भाई, उसका केस तो कुछ भी हो सकता है, वो तो जिस हिसाब से बता रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं नॉर्मल। हम जो उसको छोड़ दो, एक एक्सेप्शन छोड़ दो, है अरे क्या तू ही बोलता है? मैं तो नॉर्मल इंसान को पढ़ा रहा हूँ बेटा। एक दे रखा है, बुक में एक दे रखा है, मतलब बुक में क्या दे रखा है? ले लो ले लो, ये मैंने निकाली नहीं है, मेरे लिए भी करना है। ठीक है, तो जो नॉर्मल केस है बेटा उसके केस की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास कहानी तो यही आती है, राइट? अब ध्यान सुनो, जो ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो हाइपोथैलेमस है ये दोनों चीजें अपने पास रखता है। ग्रोथ को रिलीज कराने के लिए भी फैक्टर अपने पास रखता है, और अगर ज्यादा हो जाता है तो इनहिबिट कराने के लिए भी फैक्टर अपने पास रखता है। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से जाके कहता है भैया इसकी ग्रोथ करानी है, आप इसका एक एक्सॉन से कनेक्शन होता है, मैंने आपको समझाया है ना, तो एक्सॉन से कनेक्शन होता है जो कि पिट्यूटरी तक जाता है। कैसे क्या कोई जरूरत नहीं है जानने की, मैं आपको जितना बता रहा हूँ बिलीव मी इट इज मोर देन सफिशिएंट। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से कहेगा कि भैया ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर दो, तो पिट्यूटरी कहेगा ठीक है। तो जब हमारे पास बेटा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, उस ग्रोथ हार्मोन की वजह से आप लोगों की ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल ग्रोथ पाई जाती है। लेकिन अब ये जो ग्रोथ हार्मोन है बेटा, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इस ग्रोथ हार्मोन में, ध्यान से सुनना बेटा, इस ग्रोथ हार्मोन में दो तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं। अगर तो इस ग्रोथ हार्मोन में बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो जाता है बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन का, तो आपकी बॉडी खली बन जाता है, खली से ही बड़ा बन जाएगा। तो ऐसी चीज़ वो जायंट बन गया ना, वो जायंट बन गया। तो जब ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट हो जाता है, ग्रोथ हार्मोन जब इंक्रीज हो जाता है बेटा, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? जाइजेंटिज्म। क्या हो जाता है बेटा? जाइजेंटिज्म। ठीक है, और अगर हमारे पास बेटा यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट होता है तो उससे क्या हो जाता है? डॉर्फिज्म। आधे बच्चे मेरी तरफ मुली करेंगे, है ना बेटा? हाँ कोई बात नहीं, डॉर्फिज्म नहीं है मुझे नालायकों, मेरे अंदर ग्रोथ हार्मोन इतना भी कम सिक्रीट नहीं हुआ है। ठीक है, डॉर्फिज्म में बोने होते हैं इतने इतने से।
ठीक है, उसकी तरह बेटा वो भी नहीं है। सनी मैसी मैसी कर रहा है। मैसी की हाइट बहुत अच्छी है, कम है मतलब, पर फिर भी इसका टैलेंट देखा है, खुद का टैलेंट देखा है। दादा आ जाते हैं तेरे से मिलने स्कूल के बाहर हैं। एक काम ढंग से कराना यार, तो मैसी से कंपेयर कर रहा है अपने आप को। क्या कह रहा है? नाना दे। नाना आए थे मिलने। हाँ कुछ भी दे दे, चाय दे दे बस मेरे को तो बेटा। और एक बीकर। अरे बेटा अब इसमें से निकाल ले जो चीज़ चाहिए मेरे को, ये रखा यहाँ पे, इसको साफ कर लेना। हाँ थोड़ा जल्दी करो व्यवस्था जरा। अरे एक रखते भाई, बाकी सारी हमें दे दे। बेटा तू उनको ही दे दे, उनको ही दे दे, मुझे नहीं खाना। नहीं आ रही है। उनको दे दे, उनको दे दे। भाई की तो अलमारी है इस पे। चलो चलो बीकर तो दे भाई। बीकर दे दे बेटा, इसे बीकर में चाय पिएगा ये। बेटा बीकर साफ कर लियो। वो काम होगा था यार। चल वेल 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 आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो हमारे पास समझ में आया बेटा ग्रोथ हार्मोन के इंक्रीज से और ग्रोथ हार्मोन के डिक्रीज से क्या फर्क पड़ता है। इंक्रीज से क्या हो जाता है बेटा, हमारे पास पढ़ाते वक्त बीसी करते हैं बातचीत, हाँ नॉनसेंस बातचीत करते हैं ये, है ना बेटा। बोल तो मैं वो ये रहा कि तुम समझ रहे हो, है ना, लेकिन अब कैमरा भी है ना सामने, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो बेटा ग्रोथ हार्मोन जब इंक्रीज हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जाइजेंटिज्म। ध्यान से सुन लेना, डिक्रीज हो जाएगा तो द्वार्फिज्म। लेकिन अगर यही ग्रोथ तुम्हारे फेस पर, यानी कि ग्रोथ हार्मोन का फेस पे बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया या इन्फ्लुएंस फेस पे बढ़ गया, तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, फेस पे आता है एक्रोमीगैली। तो ये कोई अलग चीज नहीं है, ये भी हमारे पास किसके लिए है, किसके लिए है बेटा बताओ। ग्रोथ हार्मोन में इसे फिंगर्स और फेस जनरली बहुत बड़ा हो जाता है, तो ये है तो ग्रोथ हार्मोन का डिस्टरबेंस ना। जब ग्रोथ हार्मोन का डिस्ट्रीब्यूशन या इन्वॉल्वमेंट फेस में ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा सिक्रेट होगा, तो उससे फेस थोड़ा बड़ा हो जाता है ना। और सबसे पहले तो आपको समझ में आएगा नहीं, ऐसी ऐसी आवाज़ें हो जाएंगी आपकी, तो ऐसे आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, एक्रोमेगैली। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक ग्रोथ हार्मोन का रोल। लेकिन अब ये ग्रोथ हार्मोन अगर बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है बेटा, तो आपके पास इसको रोकने के लिए कुछ तो चाहिए ना, इनहिबिट हार्मोन। तो इनहिबिटिंग हार्मोन कौन रिलीज कराएगा बेटा, क्या ये रिलीज करेगा? नहीं सर, ये तो इस पे एक्ट करेगा, उसके बाद रिलीज होंगे। तो सर इसका कोई ज़्यादा हार्मोन का रिलीज का खेल है नहीं, रखता है ये अपने मैसेंजर पहुंचाता है पिट्यूटरी के पास, पिट्यूटरी फिर रिलीज करती है। इसे तो हम लोग कहते हैं कि ये इससे काम करवाता है सारा। इसे तो ये देखो पिट्यूटरी जो है मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ग्लैंड सारे यहीं से सीक्रेट होंगे, ये मास्टर ग्लैंड है। पर मास्टर को भी कंट्रोल करने वाला कौन है, मास्टर ऑफ मास्टर, तो वो हाइपोथैलेमस है। तो ये कौन सा है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो मैं आपको कौन सा बता रहा था, हाँ ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो गए, अब आपको इन्हें रोकना है, इनहिबिट करना है ग्रोथ हार्मोन को। तो बेटा वो जो ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है उसे हम लोग कहते हैं सोमैटोस्टैटिन। क्या बोलते हैं बेटा, सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई डाउट? क्या नाम है इसका? अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती तो सुनने में आया, इंग्लिश का ट्यूशन भी जाता है। अरे नहीं बोला नहीं जा रहा, मेरे से जुकाम हो गया। आज ही तो नहीं गया, 10वीं क्लास में आके कह रहा है मैं इंग्लिश का ट्यूशन नहीं गया इसलिए मुझे पढ़ना नहीं आ रहा। अरे नहीं जुकाम, अरे इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? सोमैटोस्टैटिन। हाँ तो सर क्या कहते हैं, ये ड्रॉपनेस का कारण होता है अगर ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है। नहीं बेटा दोबारा सुन ले, जब आपके पास ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो रहा है, अब आपका ब्रेन में मैसेज जाएगा भाई ग्रोथ हार्मोन रोक दे वरना जाइजेंटिज्म हो जाएगा, तो उसको रोकने के लिए इनहिबिट भी तो करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्चुअली फीडबैक मैकेनिज्म भी होता है, जितना तभी तो हार्मोन ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस करे जाते हैं। तो जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो कहता है भैया ग्रोथ हार्मोन जितना पहुँचना था पहुँच गया, अब इसे रोको, और रोकने का काम इनहिबिट हार्मोन, इनहिबिट ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन इज कॉल्ड सोमैटोस्टैटिन। ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ग्रोथ को रोकता है, एक्सेस ग्रोथ ना हो जाए, ताकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ। और अब ये ज़्यादा सीक्रेट नहीं होना चाहिए ना, ये ज़्यादा सीक्रेट होगा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? आगे चलें अब। सर हार्मोन का स्टेट में हो गया है बेटा, हार्मोन का स्टेट लिक्विड और बाकी केमिकल्स मैसेंजर कैसे भी हो सकते हैं वो तो, है ना, बाकी न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। और कोई सवाल किसी बच्चे का? आगे चला जाए। अब हमारे पास बेटा पिट्यूटरी में भी बेसिकली ध्यान सुनना इस चीज़ का, हालांकि आप लोगों से डायरेक्टली पिट्यूटरी पे क्वेश्चन ऐसे तो नहीं पूछेगा और इस लेवल पे तो बिल्कुल नहीं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं। ये जितने भी मेजॉरिटी ऑफ द हार्मोन है जो पिट्यूटरी से सिंथेसिस हो रहे हैं, ये निकल रहे हैं,
ये पिट्यूटरी के कौन से पार्ट से निकलते हैं? तो एडिनोहाइपोफाइसिस। कौन से पार्ट से बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड। हम बड़े होकर पढ़ेंगे ना तो हम पढ़ेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड के भी दो पार्ट है। एक हमारे पास है एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, और दूसरा है न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब ये जो जितने भी हार्मोन हमने लिखे हैं ये सारे एडिनोहाइपोफाइसिस से निकल रहे हैं, लेकिन ये सारे तो हमें समझाने ही है एडिनोहाइपोफाइसिस, तो पहले इसको खत्म कर देता हूँ। और इन दोनों के बीच में भी एक वो रहता है, इसे हम लोग कहते हैं पार्स इंटरमीडिया। नहीं जानना इतना, छोड़ दो, वो क्या हार्मोन सीक्रेट करेगा, छोड़ दो, मत करो, जितना बता रहा हूँ उतना कर लो बस, ठीक है। न्यूरोहाइपोफाइसिस हमारे पास एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है वैसोप्रेसिन। वेरी गुड, कहाँ से पढ़ के आई? शाबाश। अच्छा, कॉपी पेस्ट। कॉपी कैट, मेरा पढ़ा हुआ मेरे को सिखा रही है। वैसोप्रेसिन, ठीक है। तो वैसोप्रेसिन जो होता है बेटा, ये आपका कौन सीक्रेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस। और ये जो वैसोप्रेसिन है बेटा, ये कब रिलीज होता है? जब आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तो ये रीएब्जॉर्प्शन करता है किडनी से, है ना। बॉडी में जो आपके पानी की कमी हो गई तो आप कहेगा कि पानी को रिलीज ना होने देगा, ऐसे काम कराने के काम करता है। और इसीलिए इसी वैसोप्रेसिन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेटिक, एंटी डाई बेटा, यूरेटिक मतलब कंडीशन होती है प्यास लगने की, है ना। तो पानी को रिलीज होने नहीं देता, पानी को रिलीज नहीं होने देता तो यूरिन आराम से नहीं निकलता, है ना। तो यूरिन बहुत कंसंट्रेटेड निकलेगा उस समय पर, और कंसंट्रेटेड यूरिन को हम लोग कहते हैं हाइपरटोनिक यूरिन। तो ऐसे केस में यूरिन बहुत कंसंट्रेटेड, पीला, गाढ़ा, उसके बाद काफी टाइम के बाद ऐसे निकलेगा अगर तुम पानी नहीं पियोगे, फिर आपके पेट में भी दिक्कतें आएंगी किडनी की वजह से। पेट दर्द होता है ना तुम्हारे, तो तुम्हारा तो चाहे यहाँ पे दर्द हो, चाहे यहाँ पे दर्द हो, चाहे यहाँ दर्द हो, तुम्हारा सारा दर्द पेट ही हो जाए तुम्हारे लिए। तो ये सिस्टम यहाँ से लेकर यहाँ तक का पेट है, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन बेटा, ये कौन सा पड़ गया हमारे पास? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्लियर है यहाँ तक? सारा चीज क्लियर है? तो पिट्यूटरी का एक ही हमें याद रखना था, ये काम खत्म, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, एक और हार्मोन जो इसमें आता है वो मेलानोसाइट होता है। मेलानोसाइट मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं पीनियल ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है। पीनियल ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है? MSH यही सीक्रेट करता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये किस चीज़ में काम करता है बेटा? आप लोगों की 24 आवर साइकिल को मेंटेन करने में मदद करता है। एक बार मैं कंफर्म कर लूँगा, एक्चुअली मैं मेलानिन और उसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ। हैं? पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन मैं वही तो कह रहा हूँ, करता तो यही है, मेलाटोनिन सीक्रेट करता है, जिसकी मदद से हमारे पास काम क्या होता है ना। एक तो मेलानिन है, मेलानिन तो आपकी स्किन की पिगमेंट के लिए करता है। तो पीनियल ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, मैंने बता तो रहा हूँ यहाँ पर मैं एक बार फिर भी चेक कर लूँगा अगर गलत हुआ कुछ तो। वैसे ठीक है, ये मेलाटोनिन ही सीक्रेट करता है। और मेलाटोनिन क्या काम करता है बेटा? तो ये पहले सीक्रेट क्या करता है? मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH, मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिससे मेलाटोनिन रिलीज होता है। और ये मेलाटोनिन रिलीज होता है, ये आपकी बॉडी की 24 आवर साइकिल को ध्यान में रखता है, ठीक है। समझ में आया? और आपके पास फीमेल्स में ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का होता है उसको भी ध्यान में रखता है। 24 आवर साइकिल में जैसे कि आपको रात में ही सोना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस उस टाइम अच्छे से काम करेगा, इसलिए रात की नींद अच्छी लेनी चाहिए हमेशा, है ना। रात में पढ़ेंगे सर हम तो दिन में 2 तक सोएंगे, वो गलत हो जाता है। ये आपकी जो ह्यूमन बॉडी बनाई गई है वो इस हिसाब से बनाई गई है कि रात में सो और दिन में काम करो। नहीं सर, वी आर उल्लू, हम नहीं सुनेंगे ना पापा की ना मम्मी की, और आप तो हमारे हैं कौन, है ना बेटा। गुरुजी वाले ज़माने तो गए, हम तो यहाँ पर आते हैं, पार्टी जब करनी होती तो कर लेते हैं, अब तो वो भी कम हो गई हैं, है ना। डंडे पड़ जाते हैं अब तो सर, आप तो सर वाले गुरुजी बन रहे हो पुराने वाले। बेटा मैं डंडे इसलिए नहीं मारता, एक आध के जो पढ़े हैं इसलिए नहीं मारता, बेटा उसका रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न है ना। वो एक्चुअल में क्या होता है, तुम्हारा थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाता है, तो तुम्हारा थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो मैं मारता तो हाथ पे ही हूँ ना, हल्का सा। ये जो हाथ के वाले पॉइंट होते हैं यहाँ पे तुम्हारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, तो मैं थोड़ा उन्हें सही कर देता हूँ। सारे दर्द जाते हैं। हाँ,
मैं ये सच है, ये सच बात है कि जो पुराने आजकल तो मतलब ऐसा, अब ऐसा तो नहीं है मैं जानवर की तरह पेल देता हूँ तुझे, यहाँ बैठाया और धुआंधार धैं धैं धैं, ये सब तो नहीं करता ना। आजकल तो वैसे ही मारना अलाउड नहीं है। मैं तो ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि एक डंडे खा जाते हैं बच्चे, जो मेरे यहाँ पे पढ़ेंगे खाएंगे। अभी सुन लो, है ना बेटा, अब सुन लो ध्यान से। और आप जैसे वो कहता है कि सर मुझे उठक बैठक कराते हैं पूरे पीरियड, है ना बेटा, पूरे पीरियड उठक बैठक करिए, मेरी गलती नहीं है। लैक्टिक एसिड है, वो सब पता है तुम लोगों को। तो मतलब इन सब चीज़ों से ना मजबूत होती हैं सब चीज़ें, ये सब करने चाहिए। मुर्गा बनो याद है ना बेटा, तो मैं ऐसे थोड़ी बनवा रहा हूँ ये सब काम, ये सब तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। सबके पीछे साइंस है। तुम भी हैं? कौन से ह्यूमन राइट्स को बुला के ले जा, बुला ले बेटा। किसी ने देखा है मैंने इसके एक डंडा मारा है? हाँ भाई, कौन सा कह रहा है? अच्छा ना बोल रहा है। हाँ, कौन सा लेके आएगा ह्यूमन राइट्स? क्या सबूत है? कैमरे की रिकॉर्डिंग में डिलीट कर दूंगा, होगी भी तो है। बेटा मैं बताऊंगा मैडम, इसका ना दिमागी संतुलन हिल गया था, मैंने एक्यूप्रेशर पॉइंट ठीक किए थे इसके। हाँ, और बता दूंगा। और नाना को लाने की ज़रूरत क्यों हुई थी, उनको ही बता दूंगा क्या काम कर रहा था, फिर उनसे बहस करिए तुम। चलिए इधर देखो ध्यान से, ये कहानी क्लियर हो गई बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत? चले अब आगे। तो 24 आवर साइकिल को, यानी कि डे स्लीप साइकिल, स्लीप वेक साइकिल, दो चीज़ बोलते हैं। 24 आवर साइकिल, स्लीप वेक साइकिल, है ना। फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल, जितने भी साइकिल के काम चलाने वाले काम है ये कौन करता है? मेलेटोनिन। क्लियर है? नेक्स्ट, थायराइड ग्लैंड। बेटा थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करता है, ये दो हार्मोन सिक्रीट करता है। वैसे तो हम लोग एक ही पढ़ेंगे, थायरॉक्सिन जिसे हम लोग बोलते हैं, एक्चुअल में ये T4 है। थायरॉक्सिन एक्चुअल में, थायरॉक्सिन जो है टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन है, टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन, ठीक है। टेट्रा यानी कि T4। इसके अलावा ये ट्राई आयोडो हार्मोन भी सिक्रीट करता है। ये टेट्रा है इसलिए हमने थायरॉक्सिन नाम दिया है। इसके अलावा ये T3 भी सिक्रीट करता है। T3 है टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो कि हमारे पास थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है। अभी क्यों एडवाइजेबल होता है, ध्यान से सुन लेना बेटा इस चीज़ को, बहुत ध्यान से। एक बार एम्स में क्वेश्चन आया था, पता नहीं किस में क्वेश्चन आया था, कि एक आदमी है बहुत तेज़ी से अपने कॉलर की नोट टाई बांधता है। नोट होती है तुम्हारे टाई में नोट होती है, वैसा बहुत टाइटली बांधता है। तो इनमें से उसे कौन सी संभावना होने की, मतलब इनमें से उनसे क्या हो सकता है? तो एक में आया कि उसके हाथ बड़े हो जाएंगे, एक में आया उसका मुंह खुला रहेगा। पता नहीं ऐसे गंदे गंदे ऑप्शन थे, मैं तो अपने आप बना रहा हूँ, सही ऑप्शन बता दूंगा मैं, मतलब जो इनमें से सही ऑप्शन होंगे। तीसरा ऑप्शन आया उसकी आंखें गोल होकर बाहर आ जाएंगी, है ना। चौथा ऑप्शन आया उससे पेट में दर्द हो जाएगा। चलो तो बताओ इसमें से कौन सा आंसर सही लग रहा है तुम्हें, है ना। तो सुनो बेटा, एक्चुअल में इसका आंसर है प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल। सुनो अब ध्यान से, जो हमारे पास यहाँ पर जो हार्मोन है वो थायराइड है। तो जब हम लोग थायराइड को टाई के नोट से अगर टाइट दबा देंगे तो प्रॉपर जो हार्मोन रिलीज होगा वो होगा नहीं। तो इसका एक इफेक्ट आता है प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल, आई बॉल बहुत ज़्यादा बाहर आ जाता है। इसके अलावा अगर ये प्रेगनेंसी के टाइम पे सही तरीके से सिक्रीट नहीं होता है तो इसमें बेबी की डेवलपमेंट अफेक्ट होती है। यानी कि थायराइड ग्लैंड इज नेसेसरी इन प्रेगनेंसी, वरना बेबी में मेंटल रिटार्डेशन होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो ये यहाँ पे ट्राई की नोट लगाने से आंखों की जो बॉल थी, प्रोट्रूजन, PROTRUSION ऑफ आई बॉल, बाहर आना। प्रोट्रूजन मतलब बाहर आना, ठीक है बेटा। ये हाँ इसी थायराइड हार्मोन की वजह से आता है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा गला सूज जाता है। कंप्लीटली बाहर आती है? नहीं कंप्लीट नहीं है, तो गोल दिखता नहीं है, कुछ लोगों के बाहर आके बातें कर रहे होते हैं तो उनकी आंख पहले बोलती है मुंह से। अब मैं किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लूंगा कौन से होते हैं, बेकार रेसिज्म कर रही है लड़की, छी 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 छी। डिबेट हो जाएगी। क्यों डिबेट हो जाएगी, सही कह रही है। अच्छा इधर सुनो, इधर सुनो। अब आगे सुनो बेटा ध्यान से। अगला जो हार्मोन है वो ध्यान सुनना, ये पूछा जाता है अगर आपका थायराइड ज़्यादा मात्रा में है या कम मात्रा में है तो क्या दिक्कत होती है। सुनो, जो गॉइटर होता है ना बेटा, वो आपके पास जो गले का सूजना, गला बड़ा हो जाता है तो लोगों को लगता है बड़ा हो रहा है तो हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होता है, लेकिन ये गलत है। हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि जब थायराइड हार्मोन कम मात्रा में होता है तो उससे हमारे पास क्या आता है बेटा, गॉइटर।
तो उसकी कमी को, यानी कि ये बेसिकली क्या होता है, आयोडीन हार्मोन है, आयोडीन रिलेटेड हार्मोन है, तो इसी के लिए हम लोग प्रेफर करते हैं आयोडाइज्ड सॉल्ट लेना। आयोडाइज्ड सॉल्ट लेने से हमारे पास थायराइड ग्लैंड सही हो जाता है, और जो हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि जो T4 हमारे पास कम था उसको नॉर्मल लेवल में लाने की सही कोशिश होती है, वरना थायराइड के इंजेक्शन भी लगते हैं। ठीक है ना, समझ में आई कहानी, क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को? चलिए अब आगे चलते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड ग्लैंड ये सिक्रीट करता है PTH, पैराथ हार्मोन। क्या सिक्रीट करता है बेटा? पैराथ हार्मोन। पैराथ हार्मोन किस में काम करता है बेटा? आपकी बॉडी में जो मजबूती है, एक ग्लैंड रह गई थाइमस, थाइमस रह गई, अच्छा इसके बाद बना रखे ना, ठीक है कोई, हाँ ठीक है। तो पैराथ हार्मोन क्या करता है कि आपकी बॉडी में जो बोन डेंसिटी है उसको मजबूत करने में अगर कोई हार्मोन काम आता है तो वो कौन करता है बेटा? पैराथ हार्मोन। तो इसका मतलब है किससे रिलेटेड है सर? ये कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम की जो मेटाबॉलिज्म है उसको कौन सा हार्मोन हमारे पास संभाल के रखता है, तो आंसर क्या आएगा बेटा? पैराथ हार्मोन। क्लियर है आपको ये बातें सारी? आगे चलें, देखो थाइमस आप लोगों की हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनाने में मदद करता है। आप लोगों ने देखा होगा जो बुढ़े लोग होते हैं उन्हें हल्का सा भी सर्दी जुकाम, अगर मौसम चेंज होता है तो जल्दी से सर्दी जुकाम आ जाता है, राइट? तो ऐसा क्यों होता है? और जो हम लोग अपने जवान में होते हैं या जवानी में होते हैं या इस एज में होते हैं, इस एज पर हमें इतनी दिक्कत नहीं होती। तो ऐसा क्यों होता है बेटा? एक्चुअल में जो थाइमस ग्लैंड है वो टाइम के साथ साथ रिड्यूस होता चला जाता है, और थाइमस ग्लैंड इज मेंट फॉर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। थाइमस ग्लैंड क्या प्रोवाइड करता है? इम्यूनिटी। और जब ये कम हो जाएगा, बुढ़ापे में जैसे जैसे जाएंगे तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी और इसलिए हमें बीमारी जल्दी पकड़ लेगी। ठीक है, ये थाइमस ग्लैंड है, इसका रोल क्या है बेटा? इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग किसमें मदद करता है बेटा आप लोगों का? इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में मदद करता है। ब्लर की कोई शिकायत लग तो नहीं रही है भाई साहब? बिल्कुल क्लीन आ रहा है इस बार तो, कहीं मेरे छेड़ने से दिक्कतें ना हो जाएं, है ना? कहीं पता पड़े सर अब तक तो ठीक आ रहा था, आपने छेड़ दिया फिर ये खराब हो गया। हाँ, विद एज मतलब थाइमस कम हार्मोन सिक्रीट करेगा, श्रिंक हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएगा, खत्म होता चला जाता है बेटा। ठीक है, क्लियर है? विद एज मतलब बुढ़ापे के साथ साथ। कौन सी एज में? कौन सी एज तक कंप्लीटली? नहीं ऐसा कंप्लीटली तो मरता तो है ही नहीं ना इंसान, जब मरेगा तो खत्म, सारे हार्मोन काम करना बंद कर देंगे। मतलब जैसे जैसे बुढ़ापा आता है विद द ऑनसेट ऑफ एज। अब बेटा एग्जैक्ट डेट तो अगर कुछ होगी तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, है ना? अगर ऐसा होगा तो आई विल लुक इनटू इट, जैसे कि मैं हर बार बोल देता हूँ, देख के बता दूंगा। बट ऐसा कोई क्वेश्चन ना तो पूछा गया है। बस हाँ, बुढ़ापे में किस हार्मोन की दिक्कतें आती हैं तो ये आंसर थाइमस आ जाएगा, इम्यूनिटी की क्वेश्चन आया। ठीक है, क्वेश्चन जब पूछा जाएगा कॉन्सेप्ट सारा बता दूंगा। सर कौन सी एज? अब मैंने कह दी 45, पता पड़े बच्चे बीमारी नहीं हो रहा 45 में, डिपेंड भी करता है ना उससे अपनी फिटनेस वगैरह चीज़ें कैसे रखी हुई हैं। वेल आगे चलें, सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड। देखो तुम्हारी बॉडी में जितनी बात करी गई, बॉडी कह रहा हूँ, तुम्हारी एनसीईआरटी में अधिकतर बात जो किस पे करी गई है? एड्रिनल पे करी गई है। कैसे करी गई है बताता हूँ। चाय को दूध की तरह पीना पड़ रहा है तुम्हारी चक्कर में, स्वाद ले लेके पीता था मैं चाय को। ठीक है, यहाँ से ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। हमारी बॉडी में एनसीईआरटी कहती है कि एक स्क्वायरल है, एक स्क्वायरल। अब उसे कैसे पता? जैसे कोई बीमारी, कोई दिक्कत आ गई, जैसे कोई सामने कोई जानवर आ गया उसे खाने आ रहा है, तो स्क्वायरल कैसे एक्ट करेगी? कॉमन सेंस से भागेगी। लेकिन अगर वो भागेगी तो ये सिग्नल कहाँ से आ रहा है? तो ये सिग्नल कहाँ से आ रहा है? अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल है तो पहले ब्रेन में जाएगा, फिर वो आएगा, फिर वो आएगा, फिर वो पहुँचेगा, और किस जगह पर पहुँचेगा? किसी जगह पर नहीं पहुँचेगा, जो दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी बेटा। तो ऐसे सिग्नल से हमारा काम चलेगा नहीं। तो कहता है कि हमारी बॉडी में एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसकी वजह से वो सिग्नल पूरे बॉडी में यूनिफॉर्मली चला जाए और हम जल्दी से जल्दी एक्शन ले सकें। तो जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है शॉर्ट लिव्ड होता है बट फास्ट होता है। ठीक है ना? तो ये अभी हम लोग पढ़ेंगे कैसे क्या होता है, मतलब जनरली। तो ये हमारे ब्लड में चला जाएगा, हमें पता पड़ जाएगा। अभी ब्लड में जाके कैसे काम करेगा, पहले इस चीज़ को समझते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। एड्रिनल ग्लैंड का ही काम आप लोगों के 10th क्लास के सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर बाकी तो देखो मैंने सारी चीज़ें आपको समझाई दी हैं, है ना? एड्रिनल ग्लैंड के लिए थोड़ा सा ध्यान से। एड्रिनलिन ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करता है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, वो होते हैं एपिनेफ्रिन,
या नॉर एपिनेफ्रीन। कौन से होते हैं? एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन, जिनको कलेक्टिवली हम लोग कैटेकोलामाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटेकोलामाइंस। इसके जो हार्मोन्स हैं ये हमारे पास दो होते हैं, एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन। अभी तो इसके मैं अगर खोल दूंगा ना, यहाँ पे पढ़ते हैं तो 3 परतें आएंगी। तो कॉर्टेक्स, एड्रिनल का कॉर्टेक्स से निकलेगी एक हार्मोन, फिर एक इधर से निकलेगी। वो सब हमें डिटेल में नहीं जानना है, जो काम का है मैं आपको उससे डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। हाँ, वो इसके परतें खुल जाएंगी ना बस इसकी। तो इसके 3 लेयर होती हैं बेटा, है ना, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। तो उनसे भी अलग अलग चीज़ें सीक्रेट होती हैं। इतना डिटेल में नहीं जाना, अगर जाना है किसी ने तो आप पढ़ लो, मैं बता दूंगा 100% बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो इसका फीडबैक मैकेनिज्म भी बता दूंगा, बट आप लोगों के अभी काम में नहीं है ना, पेपर में पूछा जाएगा ना कंपटीशन में, है ना, जितना पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द पार्ट मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन, इन दोनों को कलेक्टिवली मिलाकर क्या हो जाता है? कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस, ठीक है। अब ये जनरली जो सिक्रीट होते हैं ये उस समय पर सिक्रीट होते हैं जब तुम या तो लड़ रहे हो या तुम्हें डर लग रहा हो, है ना, भागना हो। तो इनको ट्रिपल एफ हार्मोन भी बोला जाता है। ट्रिपल एफ हार्मोन में यहाँ पे ट्रिपल एफ का क्या मतलब बेटा? फ्लाइट, फाइट, फ्राइट, फ्लाइट, फाइट, फ्राइट। ये जो ट्रिपल एफ हार्मोन है यहाँ पर हमारे पास कौन से होते हैं? एड्रेनलिन ग्लैंड के कैटेकोलामाइंस या एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, एक ही बात है, ठीक है। समझ में आ रहा है? आप ध्यान से सुनेंगे बेटा इस चीज को। आप लोगों की बॉडी में जैसे ही कोई फ्राइट का सेंस आया कि हाँ भाई वहां से कुत्ता आ रहा है, अब कुत्ता भाग के तुम्हें खाने आ रहा है, तुम्हें काटने आ रहा है, तो अगर तुम्हारे पास वो कुत्ता आ रहा है तो आपकी बॉडी एक सिग्नल भेजेगी ब्रेन को, जो कि फटाफट से एड्रेनलिन ग्लैंड पे चला जाएगा और एड्रेनलिन ग्लैंड रिलीज कर देगा एपिनेफ्रीन। वो क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, इस चीज को समझो। अब आपकी बॉडी में आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए क्योंकि आपको पता है अब आपको भागना है, तो आपकी बॉडी में जो आपका हार्ट है वो बीट फास्ट करना शुरू कर देता है। जैसे कि जिस दिन तुम लोग काम करके नहीं आते हो और उसके बाद तुम इधर कमरे के अंदर घुसते हो तो कुछ तो अंतर पैदा होता है ना तुम्हारे अंदर। वो जो अंतर पैदा होता है वो वैसे बाहर नहीं हो रहा होगा तो तुम खेल रहे होगे, लेकिन जैसे तुम एक चेहरा देख लोगे इस कमरे के अंदर आकर तुम्हें थोड़ी सी दिक्कतें पैदा होती हैं। तुम्हारा हार्ट धक धक करने लगता है, कईयों के पसीने भी छूट जाते हैं। बेटा जो पसीने छूटने का जो कारण होता है तुम्हारा, उसका रीजन ही मैं ही हूँ, लेकिन सिर्फ अकेला मैं नहीं हूँ, तुम्हारा खुद का रीजन तुम हो। तुम्हारे पसीने आ रहे हैं क्योंकि तुम्हारा एड्रेनलिन ग्लैंड काम कर रहा है। मैं तो एक्सटर्नल फैक्टर हूँ। कुत्ते की जगह मुझे रख लो, यही करोगे ना तुम लोग? हाँ, ठंडे पड़ जाते हैं। हाँ, हाथ ठंडे पड़, नहीं, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। हाँ मतलब हाथ पैर ठंडे पड़ना, मुहावरा भी है ये, डर लगना। सुनो ध्यान से। अब होता क्या है कि आपकी बॉडी में जो आप लोगों के जैसे स्किन के हो गए, यहाँ पे आपके ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ से ब्लड क्या करना शुरू कर देगा, कम पास कराएगा और ये सारा ब्लड इफेक्टिवली कहाँ को दे देगा? ब्लड को, या उस जगह को जहाँ पे रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। अब पैरों में ज्यादा है तो एंडोक्राइन कह देगा ले भाई फटाफट से ऑक्सीजन पकड़ और तू भागना चालू कर। समझ में आया? तो जहाँ पे जरूरत नहीं होगी वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और हार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है क्योंकि हमें तुरंत एक्शन लेना पड़ता होता है। मसल्स जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं और क्योंकि मसल्स जल्दी थक जाते हैं, स्केलेटल मसल जल्दी थक जाते हैं, तो हमें प्रॉपर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो हमारे हार्ट के पास भी ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। सब तो गूज़बम्प किसलिए आते हैं? गूज़बम्प भी इसलिए आते हैं, यहाँ पे कम हो गए ना तुम्हारे पास ब्लड वेसल्स कम हो गए तो पाइलर वो बेटा और भी सारी चीजें है ना, गूज़बम्प्स आना, ये सारी चीजें, ये भी हमारे पास एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से ही आता है। हाँ जी, इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है तो जब इसका इफेक्ट खत्म होता है तो बैक टू नॉर्मल। नहीं मतलब ऐसा नहीं होता कि लेजीनेस फील हो जाए, डिजीज। देखो डिजीनेस वो अलग चीज है। बेसिकली आप लोगों के पास यहाँ पे भी डिपेंड करता है ना कि आपके पास एड्रेनलिन सिक्रीट कर रहा है। अब देखो इसके 2 एक्शन होते हैं बेटा, इसके 2 एक्शन होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब जो सिंपैथेटिक हार्मोन होता है मतलब सिंपैथेटिक एक्शन होता है, अभी बेसिकली हम लोग फिर नर्वस सिस्टम में पहुंच जाएंगे, इतना जरूरी नहीं है, पर तूने पूछा है तो बता देता हूँ। जैसे सिंपैथेटिक होता है ये हमेशा तब काम करता है तुम्हारे पास स्ट्रेस कंडीशन होती है, जैसे कि आपका डायलेशन, इसमें आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है।
अब उसके बाद इसको बंद करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन, है ना। जब पैनिक में होते हैं तो आपके पास सिंपैथेटिक कंडीशन आती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वहाँ पे काम करता है इसके साथ। और जब आपको रिलैक्स कराना होता है तो आपके पास क्या होता है बेटा, पैरासिम्पैथेटिक काम करता है। इन चीज़ों को जानने की कोई रिलेशन आप लोगों का नहीं है। आप पूछोगे मैं बता दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता होगा तो आई विल जनरली एक्सेप्ट कि बेटा मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा या मैंने पढ़ाई नहीं है, मैं आपको कल बता दूंगा। बट ये सब चीज़ें तो बहुत कॉमन है जो आप पूछ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। और कोई डाउट है किसी बच्चे को यहाँ तक, आपको समझ में आ गया एड्रेनलिन कैसे काम करता है, लिखा होगा एड्रेनलिन का वर्क फंक्शन कैसे काम करता है। तो ब्लड में से जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होगी वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी सी कम हो जाती है और वो कहाँ पहुँच जाती है, हार्ट या फिर उन मसल्स पे जहाँ पे रिक्वायरमेंट उस समय पर ज़्यादा होती है। क्लियर है, हार्ट बीट फास्ट करना शुरू कर देता है, क्यों, क्योंकि भैया बॉडी की रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन को ज़्यादा हो गई है, इसलिए हार्ट स्टार्ट्स बीटिंग फास्टर। सर कुछ लोगों को तो यूरिन भी आ जाता है। हाँ, कुछ लोगों को यूरिन आ जाता है बेटा, तो वो डर के कारण, डर के कारण ही आता है ना। इतनी बुरी हालत भी नहीं है, तुम तो मुझे बदनाम कर रहे हो, ऐसा तो कोई नहीं है यहाँ पे, बेकार की बातें कर रहे हो हैं, तुमने तो मुझे विलन बना दिया, इतने हंस के पढ़ रहे हो, चेहरा दिखा दो सबका, सारे हंसते हुए पढ़ रहे हो यहाँ पे, हाँ एक्टिंग करा लो। इधर देखो फटाफट से, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, पैनक्रियाटिक ग्लैंड से वैसे तो हमारे पास कई सारे हार्मोन है ना। इसमें बेसिकली हम लोगों को दो ही हार्मोन अभी हमारे लेवल पे काम आ जाएंगे, एक तो होता है ग्लूकागॉन और दूसरा होता है इंसुलिन। पहला कौन सा होता है बेटा, ग्लूकागॉन, और दूसरा होता है इंसुलिन। ध्यान रहे, जो डायबिटीज होती है वो इंसुलिन की वजह से होती है ना। अब ये अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स, मतलब बेसिकली पैनक्रियाज में क्या होता है, मिलियंस ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लिखवा दूं ओके, जैसा आप लोग बोलो सर। तो पैनक्रियाज में हमारे पास पैनक्रियाटिक ग्लैंड में मिलियंस ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, और जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं बेटा, ये दो टाइप के सेल्स सिक्रीट करता है, एक अल्फा सेल्स, एक बीटा सेल्स। ये जो अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं बेटा, ये सिक्रीट करता है आपका ग्लूकागॉन, और जो बीटा सेल्स होते हैं बेटा, ये सिक्रीट करता है आपका इंसुलिन। जो आप लोगों को डायबिटीज होती है, जो आप लोगों का मधुमेह, जिसे हिंदी में बोलते हैं मधुमेह, जो डायबिटीज होती है, वो एक्चुअल में डायबिटीज सिर्फ लिखेगा तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। सर क्यों नहीं कर पाएंगे सर, हम तो टिक लगा के आ जाएंगे सर। नहीं बेटा, डिपेंड करेगा डायबिटीज कौन सा दिया है, ध्यान से सुनेंगे। अगर बोलता है डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज में भी डिफरेंट है। हाँ बेटा, और वो भी बहुत भयानक डिफरेंस है, ऐसा नहीं है किससे एक इससे। डायबिटीज मेलिटस आ जाएगा तो बेटा ये वही वाली डायबिटीज है जिसके लिए इंसुलिन की शॉट लेते हैं, है ना। तो जब बॉडी में एक्चुअल में आपकी बॉडी में जब ग्लूकोज का अमाउंट कम हो जाएगा, है ना, तो ग्लूकोज से बेसिकली ग्लाइकोजन बनना है, हमें तो स्टोर करके रखना है ना। तो उसमें कैसे काम करता है, बेसिकली ये सारी कोरीज साइकिल से रिलेटेड है जो लीवर में चलती है। हमें डीप में नहीं जाना, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो आपका इंसुलिन है, इसकी वजह से इंसुलिन की दिक्कत से हमारे पास कौन सा डिसीज हो सकती है, डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ कराया था, वैसोप्रेसिनिया, ADH, अगर यहाँ पे इसकी दिक्कत हो जाती है, तो जो इससे दिक्कत आती है ना बेटा, किडनी वाले से, किडनी कह रहा हूँ, पिट्यूटरी वाले से, इसे हम लोग कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। ये अलग अलग डायबिटीज हैं, एक एंटी डायबिटिक हार्मोन की वजह से होता है और एक इंसुलिन की वजह से होता है। तो डायबिटीज में भी ध्यान देना कौन सा डायबिटीज पूछ रहा है, बट अगर जनरल डायबिटीज पूछेगा तो यही है, जनरल डायबिटीज पूछेगा तो यही है, ठीक है। और बेटा ऐसे तो मैं बहुत सारे डिसीज बता सकता हूँ, पर जरूर जब आपके पास एंटी डायबिटिक हार्मोन का दिक्कत हो जाती है तो आपके पास बॉडी में क्या होता है, किडनी की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। हाँ जी, हाँ ठीक है, रुक जाओ, हाँ आपकी वेस्ट, हाँ। तो आप लोगों के पास बेटा क्या होता है, किडनी का डिसफंक्शनिंग हो जाती है। तो किडनी के डिसफंक्शनिंग में आपका जो यूरिन है वो हाइपरटोनिक बहुत ज़्यादा हो गया, है ना। अब उससे फिर किडनी के रेगुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, है ना। बहुत एक्सेस कंडीशंस में आपके किडनी फेलियर भी हो जाती हैं सीरियस में, समझ में आया। तो ये हमारे पास किस में आएगा, डायबिटीज इंसिपिडस में। और डायबिटीज नॉर्मल तो पता ही है आपको, तो फिर हम लोग क्या करते हैं बेटा, इंसुलिन के शॉट्स देते हैं ताकि हमारे पास जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में बनना दोबारा से स्टार्ट हो जाए। तो इंसुलिन का इंजेक्शन इससे दिया जाता है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो अब फटाफट से आगे चलते हैं। देखो तुम्हें बस इतना कर लोगे तब भी काम चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। गोनेडोट, तो जो शुगर वो तो कौन सी डायबिटीज होती है बेटा यही है,
शुगर वाइट मैंने बोला तो ग्लूकोज, ओहो मेरी गलती है बेटा। शुगर की सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज है ना, वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का जो कन्वर्जन है वही हमारी बॉडी में जाके लीवर में स्टोर होता है ना, और यही साइकिल हमारे पास कोरी साइकिल होती है जो कि लीवर में चलती है, और इसी में से एक में फॉर्मेशन होता है, इसमें फॉर्मेशन होता है और इसमें ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो आप लोगों को इतना डिटेल में नहीं जाना है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का एक में फॉर्मेशन होता है, एक में ब्रेक डाउन होता है बस, यानी कि एक में ग्लाइकोजेनेसिस होती है और एक में ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, कुछ ग्लाइकोजेनोलाइसिस होती है, सॉरी। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है ग्लाइकोजन का बनना और ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब है ग्लाइकोजन का टूटना। लाइसिस मतलब टूटना, एनेसिस मतलब बनना। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस बनना था ग्लूकोज से कोई नई चीज का बन जाना। ठीक है, इसलिए हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं। नो नीड, डोंट वरी, जितना पढ़ा लिया उससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। नेक्स्ट आते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। पहले मेल्स की बात कर लेते हैं। मेल्स के केस में ये जो आपके पास GnRH होते हैं, इसमें आता है जो हार्मोन रिलीज है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन हमारे पास टेस्टिस रिलीज करते हैं, और इस टेस्टोस्टेरॉन के अलावा यहाँ पर हमारे पास दो हार्मोन और पाए जाते हैं। कौन कौन से? LH और FSH। अब जो हमारा पता है, हाँ सीक्रेट वहां से होता है, लेकिन टेस्टोस्टेरॉन यहाँ पे है ना, तो इस पे एक्ट करेगा। अब सुनो ध्यान से बेटा, आप लोग यहाँ बहुत ध्यान सुनना। GnRH हमारे पास जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, यहाँ पे भी हमारे पास दो हार्मोन और आएंगे। कौन से? LH और FSH। अब यहाँ पर LH और FSH कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी की एंटीरियर लोब से चल रहा है सारा काम, एडिनो हाइपोफाइसिस से। अब वो जो LH और FSH निकल रहे हैं वहां से, और यहाँ पे जो टेस्टोस्टेरॉन निकल रहा है, तो इसमें आकर आपका जो FSH आता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बेटा LH और FSH की फॉर्म पूछी जाती है, तो जो पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलेगा वो LH आएगा। ये होता है ल्यूटिनाइजिंग, स्पेलिंग चेक कर लेना यार प्लीज, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और बेटा FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH एंड FSH ये भी हमारे पास एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से ही सीक्रेट होते हैं। पिट्यूटरी की दो लोब, एंटीरियर पोस्टीरियर, समझा दिया मैंने। ठीक है, अब सुने, एक और हार्मोन वहां से रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन किसे मदद करता है बेटा? जो आपके मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं फीमेल में, आफ्टर बर्थ लैक्टेशन को कराना होता है, फीड कराना होता है बेबी को, तो वो जो हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन, वो भी पिट्यूटरी से ही आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सारी बातें आप लोगों को याद रहनी चाहिए। प्रोलैक्टिन हार्मोन इज आल्सो रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी। प्रोलैक्टिन जो कि लैक्टेशन के दौरान, जब फीमेल बॉडी प्रेग्नेंट रहती है तभी हार्मोन बन रहा होता है और रिलीज हो जाता है। जब आपका प्रेगनेंसी ओवर हो जाती है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पार्च्यूरेशन, PARTURITION। पार्च्यूरेशन के दौरान आप लोगों का जब बेबी होता है वो मिल्क फीड करता है, वो किस हार्मोन की वजह से कर पाता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से ही कर पाता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन में भी होगा, है पढ़ाऊंगा बेटा, पढ़ाऊंगा। फटाफट से GnRH की अब बात करें तो मैंने आपको बता दिया। अब सुनो, टेस्टोस्टेरॉन पे आपका जो FSH है, ध्यान सुनना बेटा, FSH आएगा और ये आपके स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो FSH एक्ट्स ऑन टेस्टोस्टेरॉन एंड हेल्प्स इन स्पर्म फॉर्मेशन। तो FSH एक्ट्स ऑन टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन इन GnRH का पार्ट है ना, और इससे हमारे पास ये किसमें हेल्प करता है? स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है बेटा। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? नेक्स्ट बात सुनो अब मेरी, बहुत इंपॉर्टेंट। जो फीमेल के केस में होते हैं वो हमारे पास होती हैं ओवरी, और जो ओवरी हार्मोन रिलीज करेगी वो करेगी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ध्यान से सुन लेना बेटा। फीमेल के गोनेडोट्रोपिन्स कौन से होते हैं? फीमेल के गोनेडोट्रोपिन्स मैं बता रहा हूँ, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आज लिख दी है मैंने बोर्ड पे। फीमेल के जो गोनेडोट्रोपिन्स होते हैं बेटा, ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं आपको पता होना चाहिए। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, इसके अलावा फीमेल के केस में ध्यान रहे, एक स्पेशल हार्मोन है जो केवल और केवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिलीज होता है, वो हार्मोन है रिलैक्सिन।
तो रिलैक्सिन हार्मोन फीमेल्स में केवल प्रेगनेंसी पर ही पाया जाता है। ठीक है, याद रखना रिलैक्सिन हार्मोन वैसे नॉर्मल केस में नहीं मिलेगा, जब प्रेगनेंसी हो जाएगा तो बेसिकली रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। और जनरली जो आप लोगों को याद होगा एक प्रेगनेंसी किट आती है प्रेगा न्यूज़ करके, उसका जो किट होती है उसमें प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए यूरिन डालते हैं हम लोग, फीमेल यूरिन डालती हैं और उसके बाद वो इंडिकेटर होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेटर होता है ना, उसमें कुछ कलर चेंज होता है या फिर करके तो मैंने भी नहीं देखा मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे हो, तो उसमें ड्रॉप डलता है। तो यूरिन का जो ड्रॉप होता है बेसिकली उस टेस्ट को हम लोग कहते हैं ग्रेविडेक्स टेस्ट, और वो इसी हार्मोन को डिटेक्ट करता है। अगर ये है तो पॉजिटिव यानी कि प्रेगनेंसी इंडिकेट कर दिए, नहीं है तो नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है बेटा? अब ध्यान से सुनेंगे, अब ध्यान सुनेंगे आगे। फीमेल की हो गया, अब ध्यान सुनो। फीमेल में जो LH आ गया, ये LH जो पिट्यूटरी से रिलीज होता है, ये हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन में जाता है, प्रोजेस्टेरॉन पैक करता है, और कॉर्पस ल्यूटियम, ये प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन को, प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं इसको। ठीक है ना, तो प्रोजेस्टेरॉन जो हमारे पास है ये कॉर्पस ल्यूटियम को, कॉर्पस ल्यूटियम क्या है ये इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने में मदद करता है। कॉर्पस ल्यूटियम फीमेल की बॉडी में प्रोड्यूस होता है, और नॉर्मल साइकिल जो चलते हैं 28 डेज की जो फीमेल की साइकिल होती है वो हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन वाले पार्ट में, थोड़ा सा इसके बारे में है, वहाँ पे भी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोजेस्टेरॉन को एडिशनल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? LH। किसके लिए? इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। वो कॉर्पस ल्यूटियम की ही बेटा आपकी बॉडी बनती है, और अगर वो हो गई, कॉर्पस ल्यूटियम रह गया तो इसका मतलब प्रेगनेंसी है, और अगर आपका कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर गया इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगी, दोबारा से आपकी साइकिल शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास फीमेल का हो गया। इसके अलावा हमारे पास ये तो हमारे पास वो वाले हार्मोन्स होगा ना जो हमारे पास ये वाले रह गए। मैंने आपको क्या बताया था, कुछ हार्मोन्स थोड़े से अलग भी होते हैं, जैसे कि आपका स्टमक, ये गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा करता है? स्टमक, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ पे काम करता है? सीधा स्टमक में अपना सिक्रेशन दे देता है, और उसके बाद कहता है देख भैया HCl ज्यादा सिक्रेट तो नहीं हो रहा है ना, ये काम करता है। इसके अलावा आपका हार्ट रिलीज करता है ANF, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, ANF। हार्ट का काम क्या आता है बेटा? हार्ट क्या रिलीज करता है? ANF। ठीक है, इसके अलावा आपकी किडनी, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर ANF। बेटा ये भी ना जो आपका डायलेशन और इसके साथ ही काम करता है, ADH के साथ, ये भी इसमें आता है, बट अभी हमें इसको मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा किडनी में से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन, और ये किस में काम करता है? इरिथ्रोपोइसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। इरिथ्रोपोइटिन किस में मदद करता है? इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। तो ये फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल में मदद करता है। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी आप लोगों की हार्मोन्स को रिलेटेड। एक बार बुक दो, मेरे को लगता नहीं कि मैंने बुक से कम पढ़ाया होगा, बुक से एक्चुअली मैंने ज़्यादा ही पढ़ाया है। तो हार्मोन्स इन एनिमल्स की केमिकल सिग्नल्स में अगर हमें पहुंच जाता है, हमने आपको बता दिया है पूरा, है ना। हाइपोथैलेमस का मैंने आपको बता दिया, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, सारा बता दिया। ओवरी, एड्रिनल, पैनक्रियास, थाइमस, पैराथायरॉइड, थायराइड, पिट्यूटरी, पीनियल, हाइपोथैलेमस, ये मैंने आपको सारा बता दिया है। ब्लड शुगर अगर कम हो जाता है बॉडी में, वही है ना, ग्लूकोज कम हो गया तो क्या रिलीज होगा? इंसुलिन रिलीज होगा, है ना। अब आपके पास ये टेबल है, ये आपको कंप्लीट करनी है। तो ग्रोथ हार्मोन कौन सा, थायराइड कौन सा निकालेगा? थायरॉक्सिन। ठीक है, और थायरॉक्सिन का मैंने काम बता दिया है। और इसके अलावा रेगुलेट मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ, ये सब आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, और इंसुलिन पैनक्रियास से निकलेगा बेटा। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन ओवरीज का हार्मोन ईस्ट्रोजन, है ना। और इसके अलावा रिलीजिंग हार्मोन, नहीं रिलीजिंग हार्मोन है ना, तो पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस बेटा। एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे पास यहाँ पे कौन सा है? ग्लैंड हाइपोथैलेमस, जो ये रिलीज करेगा स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस से तो स्टिमुलेट होता है ना बेसिकली, ये तो ग्रोथ हार्मोन लिख दो इसमें, या तो क्योंकि वही रिलीज स्टिमुलेट करता है उसको। ठीक है, तो ये हमारे पास आता है हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स। तो विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स, केमिकल मैसेंजर्स, है ना, आपकी बॉडी में चेंज होता है और हार्मोन जाते हैं, ट्रेस अमाउंट प्रोड्यूस होता है बॉडी में, आपके जाके पैदा हो जाता है।
केमिकल कोऑर्डिनेशन करा देता है। सॉरी थोड़ा जल्दी हो रही है। व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट अवेलेबल एडवाइजेबल? सॉरी बता दिया मैंने आप लोगों को आयोडाइज्ड सॉल्ट क्यों लेते हैं, है ना, क्या कि आपका T4 थायरॉक्सिन हार्मोन नॉर्मल लेवल में मेंटेन रहे और आपकी बॉडी में गॉइटर जैसी कोई बीमारी से संबंधित आपको परेशानी ना हो। हाउ डज आवर बॉडी रेस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड? मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म इसका समझा दिया है। Why are some patients of diabetes treated by giving injection of insulin? क्योंकि उनकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अच्छा यहाँ पर देखो एक बार ना इसका सिर्फ ये पढ़ रहा हूँ, एड्रेनलिन का एक्शन कैसे दे रखा है। एड्रेनलिन इज सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। थर्ड पैराग्राफ ऑफ हार्मोन्स इन एनिमल्स का। एड्रेनलिन इज सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरीड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एड्रेनलिन सीधा ब्लड में आ जाएगा और ब्लड से अलग अलग पार्ट में पहुंचाया जाएगा। द टारगेट ऑर्गन्स और द स्पेसिफिक टिश्यूज ऑन विच एक्ट्स इंक्लूड्स द हार्ट। एक तो टारगेट टिश्यूज हो गए जहां पे उसे काम करना है, इसके अलावा कहां पे दूसरा काम करना है उसे हार्ट पर, ठीक है। एज अ रिजल्ट हार्ट बीट्स फास्टर रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स। The blood to the digestive system and skin is reduced due to contraction of muscle around small arteries in these organs। बताया था ना, स्किन का डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं बताया था, भूल गया सॉरी। तो स्किन और डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड की सप्लाई थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि कहाँ पहुंचाना है अभी हमें पूरा ऑक्सीजन वाला ब्लड, बाकी ऑर्गन्स में या हार्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट है दिस डाइवर्ट्स द ब्लड टू आवर स्केलेटल मसल्स, ठीक है। द ब्रीदिंग रेट आल्सो इंक्रीज बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रागम एंड द रिब मसल्स। All these response together enables the animal body to be ready to deal with the situations. Such animal hormones are part of endocrine system which constitute a second way of control and coordination। पहला कौन सा था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और दूसरा कौन सा हो गया, केमिकल सिग्नल्स या केमिकल हार्मोन्स। समझ में आ गया। तो ये कहानी है आपके पास किसकी बेटा, एंडोक्राइन का जो सिक्रीशन हो रहा है और पूरी बॉडी में कैसे काम कर रहा है, आपको यही बिल्कुल लाइन बताइए मैंने सेम, है ना, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, ठीक है। और जाइंट्स वगैरह मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, सारी चीजें हो गई। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है सर। नेक्स्ट 1 मिनट बेटा मैं खत्म करा दूं, फिर मैं आपके डाउट लेता हूँ टॉपिक बस लास्ट के 10-12 क्वेश्चन इन्हें कर लेते हैं। हाँ क्वेश्चन आंसर ही तो बता रहा हूँ बेटा, फिर तो मैं बता ही रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज का विच ऑफ द इज द प्लांट हार्मोन। तो बेटा प्लांट हार्मोन साइटोकाइनिन। गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन इज कॉल्ड, आप लोग बताइए, साइनेप्स। Brain is responsible for all of the above। What is the function of receptors in our body? Think of situation where receptors do not work properly। What problems are likely to arise? बताओ ऐसी सिचुएशन जहाँ पर रिसेप्टर वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा, फील नहीं होगा। और रिसेप्टर्स का फंक्शन क्या होता है, ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो स्केलेटल मसल तक पहुंचाना या टारगेट ऑक्सीजन तक पहुंचाना। देखो एक्चुअल में काम क्या होता है, कहाँ पे बना दूं, यहाँ पे बना दूं। देखो ये अगर आपका ब्रेन हो गया, लेट्स से सेरिब्रम, यहाँ से क्या होगा, मोटर नर्व आएगी और ये इंफॉर्मेशन को लेकर जाएगी यहाँ पे। लेट्स से हमारे पास क्या होगा, साइनेप्टिक नॉब, ये एक्सॉन का डंडा है। अभी जैसी इंफॉर्मेशन यहाँ जाती है ना बेटा, तो एक्चुअल में यहाँ पे जैसी इंफॉर्मेशन यहाँ पहुँचती है ना, तो यहाँ पे इम्पल्स आ जाता है। बताया था मैंने आप लोगों को, इम्पल्स होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम के चैनल्स होते हैं। किस पर होता है कैल्शियम के चैनल, आप लोगों के बल्ब पे, साइनेप्टिक बल्ब पे, साइनेप्टिक नॉब पे, सॉरी। यहाँ पे कैल्शियम के चैनल्स खुल जाते हैं। ऐसे कैल्शियम के चैनल जब खुल जाएंगे तो यहाँ पे अंदर क्या आना शुरू हो जाएगा, कैल्शियम। फिर यहाँ पे क्या हो, जैसे यहाँ पे आपके पास लेट से वो ऑर्गन गैप भी तो होगा ना, इस न्यूरॉन और दूसरी बॉडी या फिर दूसरे न्यूरॉन के बीच में गैप होगा। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइनेप्स, यहाँ बोलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। अब फिर यहाँ पे जो हार्मोन्स होंगे ये एक्सोसाइटो, जब कैल्शियम आ गया फिर ये एक्सोसाइटोसिस करेंगे, इस मसल के अंदर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे लेके जाने वाला मसल के अंदर ऐसे नहीं चले जाते डायरेक्ट, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके रिसेप्टर्स, ये, और ये रिसेप्टर्स इस कैल्शियम को अंदर लेकर जाएगा या फिर जो भी चेंज कराना होगा वो कराएगा। इतना डिटेल में हमें नहीं जाना, बस ये मैं बता रहा हूँ रिसेप्टर काम कैसे करता है। इंफॉर्मेशन आया, इम्पल्स आई आपके पास, यहाँ पे पहुंचा, जैसे यहाँ पे पहुंचेगा इस पे साइनेप्टिक नॉब पर, तो आप लोगों का कैल्शियम गेट खुल जाएंगे, कैल्शियम आयन अंदर जाएगा, चेंज करेगा कुछ, यहाँ से एक्सोसाइटोसिस होंगे। यहाँ पे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ऐसे ये न्यूरोट्रांसमीटर बाहर जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर इस रिसेप्टर के पास जाते हैं और ये फिर अंदर पहुंच जाते हैं। कैसे क्या, नो नीड टू स्टडी इन डिटेल, इसको जानना है पूछ रहे हैं, बस मैंने आपको बता दिया। अगर ये रिसेप्टर से नहीं होंगे तो क्या होगा, सर कुछ काम ही नहीं होगा, रिसेप्टर नहीं हुए तो काम कैसे हो जाएगा, नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन तो होता है रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली, जो हमारे पास डेड सेल्स होंगे यहाँ पे, वहाँ पर रिसेप्टर काम ही नहीं करेगा बेटा,
है ना। व्हाट प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू अराइज, क्या क्या प्रॉब्लम है तो हम लोग एक्शन नहीं ले पाएंगे। जैसे हाथ अगर जल रहा है तो जलता ही रह जाएगा। डिपेंडेंट होते हैं दूसरे के ऊपर तो हाँ डिपेंडेंट तो रहेंगे ही ना, ना पड़ जाए जैसे एक मिस हो गया तो बाकी फील नहीं होगा ना आपको, कुछ सेंसेशन ऑफ फीलिंग नहीं रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन द फंक्शन। पूरा समझा दिया बेटा मैंने आप लोगों को। हाउ डज फोटोट्रॉपिज्म अकर इन प्लांट, ये भी मैंने आपको समझा रखा है। फोटोट्रॉपिज्म कैसे होता है, लाइट टुवर्ड्स लाइट वाली मूवमेंट आपको लिखनी है इससे पूरा। विच सिग्नल्स विल गेट डिसरप्टेड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, रिफ्लेक्स एक्शन के सारे सिग्नल डिसरप्ट हो जाएंगे। ठीक है, हैं पैरालाइज हो जाएगा। पैरालाइज नहीं, वो कह रहा है स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होगी तो मेन कौन सा दिक्कतें आएंगी, तो रिफ्लेक्स एक्शन वाले मेन दिक्कतें आएंगी बस। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स, बता दिया है आप लोगों को मैंने, फाइटो हार्मोन्स। व्हाट इज द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आपको समझा दिया है ताकि मैनेज और रेगुलेट दोनों चीजें आराम से होती रहें। अब बाकी पूरा बना के लिखना है, ऐसा कोई क्वेश्चन को दिख नहीं रहा कि बहुत दिक्कत हो। हाउ आर इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन, बता दिया था मैंने आपको क्या डिफरेंस है ना। जैसे इसमें वॉकिंग का था और जलने से हाथ का था, वो डिफरेंस बिल्कुल सेम यही डिफरेंस है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, बताया था बेटा। जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो आते हैं, ऐसे काम करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का काम है। और हार्मोन्स का हमने आज पढ़ी है, ये वाला जो काम है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का, ये हार्मोन्स का नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल का काम। ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास वो किसका है, केमिकल कोऑर्डिनेशन का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनर इन विच अ मूवमेंट टेक प्लेस इन सेंसिटिव प्लांट एंड द मूवमेंट इन लंग्स। सेंसिटिव प्लांट में थिग्मोनास्टी होती है, टच के रेस्पॉन्स में करता है, लेकिन लेग हमारा कैसा होता है, वॉलंटरी होता है ना। तो हम मूव करते हैं तो उसमें लैक्टिक एसिड वाला सारा मूवमेंट आएगा, वॉलंटरी वाला। ठीक है, तो ये कहानी होती है और आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अगला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे मैग्नेटिज्म, या जो भी आप लोग बोलेंगे हम वो शुरू कर देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंडेक्स क्वेश्चन कौन सा कह रहा है, मैंने नहीं बताया था। अच्छा वो हाइड्रोट्रोपिज्म का, अरे मैंने कहा था डायग्राम समझाऊंगा, इसलिए जो है मैं बता दूंगा, ऐसे था उसका डायग्राम। उसका क्या था, हाइड्रोट्रोपिज्म कैसे करते हैं, कैसे करना है, क्या था। इधर एक पॉट रख पोरस वाला, इसमें पानी रख दे बेटा, ये पोरस पॉट रख दे यहाँ पर, और इधर एक प्लांट ग्रो कर दे जिसकी रूट हो, इसको भी पोरस बना दे। तो बेटा आप थोड़े टाइम बाद देखोगे कि जो प्लांट की रूट है वो टुवर्ड्स वाटर की तरफ जा रही है, वाटर की तरफ जा रही है। तो ये हाइड्रोट्रोपिज्म ही तो हो गया। हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब क्या था, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल टुवर्ड्स वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। बेसिकली रूट की बात चल रही है, तो ये हाइड्रोट्रोपिज्म हो गया। ठीक है, और कोई डाउट है किसी बच्चे का, जा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।